हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर एशियन सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 3 में से है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बुक में टॉपिक्स दे रखे थे वो मैंने डिस्कस करा था, और यूनिट 3 में मैंने बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, कि जो मेसोपोटामिया है उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या था और जो मेसोपोटामिया में सभ्यता का विकास कैसे हुआ था, कि उत्तर से दक्षिण की ओर उसका जो सभ्यता का विकास हुआ था और विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति थी वो उभर के आई थी। तो वो मैंने डिस्कस किया था कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इसके विभिन्न चरणों के बारे में बताइए तो वो आप बता सकते थे। अब आपको पढ़ना है कि जो मेसोपोटामिया है उस वहाँ की स्थिति कैसी थी, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, और जो धर्म वहाँ की उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना था। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो बुक्स में से दे रखे हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़ना है कि मेसोपोटामिया की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो उनकी विशेषताओं के बारे में। कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि मेसोपोटामिया का समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए, या इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, शहरों का विकास किस प्रकार से हुआ, तो वो सब चीज़ें बतानी है। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि मेसोपोटामिया की जो आर्थिक स्थिति थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहला पॉइंट है कृषि। जो सुमेरियन लोग थे, सुमेरियन मेसोपोटामिया में ही है, सुमेरियन सभ्यता जिसे बोला जाता है। इन सब 3 सभ्यताओं के बारे में जैसे कि मैंने बताया था, जिसे मिलकर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी थी। तो जो सुमेरियन जगह का नाम था वहाँ पे, तो सुमेरियन लोगों के संगठन ने मेसोपोटामियन मैदान के लाभ उठाते हुए सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया था और नदियों के प्रचुर जल का लाभ उठाया और बाढ़ को नियंत्रित किया। इस तरह वह जौ, गेहूं, राई और तिल जैसे अनाज उगाने में कामयाब रहे। साथ ही जैतून के पेड़, खजूर, अंगूर और कुछ सब्जियां वगैरह भी। कि जो वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ का जो मैदान है, बहुत वहाँ की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, और नदी के किनारे ये सभ्यता होने की वजह से वहाँ पे सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। पानी जो था वो प्रचुर मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध था। तो इसी बिहाफ पर उन्होंने इसका लाभ उठाया। वहाँ का अच्छा मैदान होने की वजह से खेती करने के लिए वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी उनका लाभ उठाया, और जो नदियों में पानी था उसका लाभ उठाकर बाढ़ को भी नियंत्रित किया था। तो बाढ़ को नियंत्रित करते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ें भी, अनाज वगैरह वहाँ पे उगाना शुरू कर दिया गया था। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ, वो सब ही जो है वहाँ पे उगाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो दुनिया के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के महान योगदानों में से एक पहिया और पृथ्वी तक हल की शुरुआत थी। महान आविष्कार और तकनीकें जो अभी भी हमारे दिनों के क्षेत्र में उपयोग की जा रही है। उस टाइम पे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ पे पहिए का इस्तेमाल किया जाता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहिया टाइप का उसको बनाना शुरू किया था। पहिए पर ही मिट्टी के बर्तनों में शेप दिया करते थे, जो आज भी कई जगहों पे देखा गया है कि इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे जितनी भी औरतें मिट्टी की बर्तनें वगैरह बनाती हैं वो सब पहिए टाइप के कुछ होता है, गोल सा, उसमें घुमाती रहती है और वो बनता रहता है मिट्टी का जो बर्तन, उसमें शेप दिया जाता है। तो पहिए जैसे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और यहाँ तक कि वहाँ पे हल की भी शुरुआत ही हुई थी जब मेसोपोटामिया की सभ्यता, उन्होंने धीरे धीरे इनका विकास करना शुरू किया गया था। तो आज भी इसका यूज़ यहाँ पे किया जाता है, हल का इस्तेमाल आज भी किया जाता है इसमें। तो कृषि वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी ये सब चीज़ें। दूसरा है पशुधन। ये सुअर, बकरी और भेड़ प्रजनन के साथ कृषि के अधीन एक गतिविधि के रूप में काम करता था। कैटल हैरिंग इस महान सभ्यता द्वारा तैयार की गई प्रथा थी। जो पशुधन है, इस सभ्यता के दौरान उन्होंने विभिन्न पशु
पशुओं को पालना इन लोगों ने शुरू कर दिया गया था, जिसमें भेड़ बकरी वगैरह, इनसे ऊन बनाना, भेड़ से ऊन बनाना इन्होंने शुरू किया था, आविष्कार किया था। बकरी चराना शुरू किया था खेतों में। इन्होंने गाय तक भी पाली थी, गाय भैंसों को भी पाला था उसमें वहाँ पे। और यहाँ तक कि उन्होंने विभिन्न जानवरों को पाल कर उनको चारा खिलाते थे और उन्हीं से ही दूध प्राप्त भी करते थे। तो ये पशु वगैरह भी पालने का जो रीति रिवाज है वहाँ पे शुरू किया गया था कृषि के साथ ही। उसके बाद आता है शिल्प। सुमेरियों ने भेड़ के ऊन के साथ साथ लकड़ी की नक्काशी, चमड़े और धातु की वस्तुओं और मिट्टी के पात्र में बुना हुआ उत्पाद भी बनाया था। शिल्पकारियाँ की थी, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, डिज़ाइंस वगैरह बनाना शुरू किया था उन्होंने। कि यहाँ तक कि भेड़ के ऊन, जैसे कि मैंने बताया कि उनका ऊन निकाल के उसका इस्तेमाल किया जाता था, और उसके अलावा लकड़ी पर भी नक्काशियाँ की जाती थी, नए नए डिज़ाइंस उसमें बनाया जाते थे। और चमड़ा का भी इस्तेमाल किया जाता था जूते वगैरह के लिए या फिर बेल्ट वगैरह के लिए बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ उसी टाइम पर ही बननी शुरू हुई थी। धातुओं का इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे, जैसे कि कांसे धातु हो गया। कांसे का, जैसे कि मैंने बताया था कि कांसे का इस्तेमाल भी किया जाने लगा था हड़प्पा सभ्यता में भी, और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी। और मिट्टी के पात्र से बना हुआ उत्पाद भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया गया था। और इस पंक्ति में निकाल दी गई मिट्टी की तालिकाओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें दुनिया के पहले लेखन को उकेरा गया था। जो मिट्टी की तालिकाएं हैं उनको भी इस्तेमाल इसमें किया गया था कि मिट्टी से बने हुए बर्तन वगैरह, और मिट्टी के बर्तनों में ही इन्होंने गुदवाना शुरू किया था, नए नए डिज़ाइंस वगैरह बनाना इन्होंने शुरू किया था। लेखन कार्य इसी टाइम पे ही इनका शुरू हुआ था, मिट्टी के बर्तनों में ही इन्होंने बनाना शुरू किया था, चित्रकारियाँ वगैरह करनी इन्होंने शुरू की थी। चौथा पॉइंट है व्यापार। मूल रूप से उत्पादित हर चीज़ आबादी द्वारा स्वयं उपभोग के लिए थी। हालांकि ये ज्ञात है कि जब अधिशेष अस्तित्व में थे तो उन्होंने भारतीय और मिस्र जैसे अन्य लोगों के साथ एक गहन वाणिज्यिक आदान प्रदान बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने सुदूर पूर्व से और दूर तक दोनों समुद्र और भूमि मार्गों को नियंत्रित किया था। यहाँ तक कि जो उन्होंने खेती वगैरह की थी, कृषि वगैरह जो भी की थी इन्होंने, तो ये व्यापार भी करते थे बाहर के देशों के साथ। वाणिज्यिक व्यापार भी ये लोग करते थे। आदान प्रदान करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी इनका बहुत ज़्यादा चलता था। और कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि जिससे ये पता लगता है कि भारत और मिस्र जैसे जो देश हैं उनके साथ इन्होंने जो व्यापार था, इन्होंने व्यापारिक संबंध रखे थे। और क्योंकि ऐसा हुआ था कि इन्होंने दूर तक के जितने भी समुद्र हैं और जो भूमि है उनके मार्गों को नियंत्रित इन्होंने किया था। तो इसी बिहाफ पर इन्हीं के थ्रू ही, मार्गों के थ्रू ही ये लोग ये जो रास्ते वगैरह थे उनके थ्रू ही ये दूसरे देशों के साथ अपना जो आदान प्रदान करते थे वाणिज्य का, तो वो करना इन्होंने शुरू किया था। समय बीतने के साथ वस्तु विनिमय को औपचारिक रूप से दिया गया और वाणिज्यिक लेन देन में सिक्कों के उपयोग को शामिल किया गया। समय बीतते बीतते जैसे कि इन्होंने पहले तो जो भी उत्पाद किया करते थे, ये लोग उत्पादन जो किया करते थे, तो उनका इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया था। इन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया तो इन्होंने वस्तुओं का विनिमय भी करना शुरू कर दिया गया था, आदान प्रदान इन्होंने शुरू कर दिया गया था। और इन्होंने सिक्कों का इस्तेमाल किया जाना इन्होंने शुरू किया था। कि वाणिज्यिक लेन देन जब हुआ था, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो चलना शुरू हो गया था इन्होंने, तो उसमें सिक्कों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नोट के अलावा आज भी सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी जो है मेसोपोटामिया के लोग वाणिज्यिक लेन देन में भी सिक्कों का इस्तेमाल किया करते थे, एज अ मनी। फिफ्थ पॉइंट है धातु कर्म। बढ़ई का कमरा धातु कार्य मेसोपोटामिया के निवासी तांबे और कांसे के कुशल श्रमिक भी थे। कौशल जो उस समय के लिए बहुत उपन्यास हथियारों के विकास में लागू थे, साथ ही साथ काम के लिए उपकरण भी थे। कि धातु कर्म एक प्रकार से देखा जाए तो वहाँ के जो निवासी थे, मेसोपोटामिया के जो निवासी थे, तांबे और कांसे का इस्तेमाल किया करते थे। तो वहाँ के कुशल श्रमिक भी थे। कुशल श्रमिक कौन होते हैं? जो इन सब चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के लिए, कि उनको स्किल्स होता है कि तांबे और टिन को मिलाकर जो कांसा बनाया जाता था और उसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो उनके अंदर कुशल, ये मतलब कि ये बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आ गया था इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे लोग भी वहाँ पे मिलते थे।
मिलते थे और हथियारों के विकास में भी लागू थे, और साथ ही साथ काम के लिए उपकरण भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता था, कांसे का। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गए थे इस चीज़ के लिए कि किस प्रकार से वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। बाहर से कीमती पत्थरों के लिए उनके अधिशेष अनाज और उनके आदान प्रदान के लिए फेनिशिया की लकड़ी और लेबनान, अनातोलियन धातु और अन्य कच्चे माल जो उनके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे, एक महत्वपूर्ण उद्योग इन सामग्रियों के आसपास विकसित हो रहा था। कि जो भारत से कीमती पत्थरों के लिए जितने भी उनके अधिशेष अनाज वगैरह हैं और उनके आदान प्रदान के लिए, और फेनिशिया की लकड़ी के लिए, और लेबनान अनातोलियन धातु के लिए और अन्य कच्चे माल के लिए, तो उन्होंने अपनी जो सभ्यता इन्होंने विकसित की थी उसी के पास इन्होंने अपना जो उद्योग है इन सामग्रियों को बनाने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने के लिए, पत्थरों का निर्माण करने के लिए, बर्तन वगैरह बनाने के लिए, तो उन्होंने एक उद्योग, मतलब कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, औद्योगिकरण का इन्होंने विकास करना इसमें शुरू कर दिया गया था ताकि इन सब चीज़ों का अच्छे से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके। 6 है कपड़ा। जैसे जैसे हैरिंग क्षेत्र की एक दैनिक गतिविधि बन गई थी, बेबीलोनवासी व्यापार के लिए और अपने स्वयं के कपड़ों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में ऊन एकत्रित करने में सक्षम हो गए थे। कि जैसे कि मैंने बताया था कि पशुपालन उन्होंने पालना शुरू किया था, भेड़ बकरियां वगैरह पालनी शुरू की थी, तो भेड़ से ही इन्होंने ऊन बनाना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने इन सब चीज़ों का विकास करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे खुद के कपड़े बनाने के लिए, और बेबीलोनी वासी व्यापार के लिए भी इन्होंने बड़ी मात्रा में ऊन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। निर्माण, ये ज्ञात है कि बेबीलोन एक बहुत ही सक्रिय सभ्यता थी, और इसके अलावा उन्होंने नियंत्रित सिंचाई, हल दोहन और नौकाओं के निर्माण जैसे महान विकास में योगदान दिया। उन्होंने बांधों और नहरों का भी निर्माण किया था। कि बेबीलोनिया जो सभ्यता थी वहाँ पे, जो मेसोपोटामिया के सभ्यता में इसमें इन्वॉल्व होती है, बेबीलोन की सभ्यता, तो वहाँ पे बहुत सक्रिय सभ्यता थी। ये जो बेबीलोन की सभ्यता थी, इन्होंने सिंचाई के लिए हल बनाना शुरू किया। इन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने हल का निर्माण किया, और जो नौकाएं जो होते हैं, जो जहाज़ वगैरह होते हैं आदान प्रदान करने के लिए, उस टाइम पे ऐसा होता था फ़्लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम पे जो होते थे समुद्र के ज़रिए ही ये लोग आदान प्रदान किया करते थे, दूसरे देशों में व्यापार किया करते थे। तो इन्होंने बांध बनाना इन्होंने शुरू किया, उनका निर्माण किया, नहर बनाने शुरू किए, उनका निर्माण इन्होंने वहाँ पे किया था। अब आता है मेसोपोटामिया के समाज क्या था, कि मेसोपोटामिया की सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, कि समाज के विभिन्न वर्ग। मेसोपोटामिया का समाज 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था कि जिसे उच्च वर्ग कहा जाता था, और जो राजवंश के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, पुरोहित व सामंत सम्मिलित भी थे। जो उच्च पदाधिकारी थे, जो ऊंची पोस्टिंग जिनकी होती है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते थे। राजघराने के हो गए, राजवंशी जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे कि भारत में देखा जाए राजवंशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था देश में उस टाइम पे, और वैसे ही देखा जाए तो मेसोपोटामिया में राजवंश के सदस्य वगैरह ही उच्च वर्ग के लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, सामंती लोग हो गए। और इस वर्ग के लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा वैभवशाली और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। ऐशो आराम की ज़िंदगी ये लोग जी रहे थे, इनको पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, और जो संपत्ति थी उनकी भी कमी नहीं थी, और इन्हें समाज में अत्यधिक सम्मान भी मिलता था। दूसरा वर्ग था कि जो मध्य वर्ग के नाम से जाना जाता है, जैसे मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, जिसमें छोटे ज़मींदार, व्यापारी वगैरह इसमें इन्वॉल्व होते थे। उनका जीवन भी बहुत अच्छा होता था, क्योंकि ज़मींदार कौन होते हैं? ज़मींदार तो वही होते हैं जो अपने जो कृषक वगैरह होते हैं, श्रमिकों को ज़मीन वगैरह देते हैं और उनसे कर प्राप्त करते हैं। तो ज़मींदार, व्यापारी वगैरह जो बड़े बड़े छोटे छोटे बिजनेसमैन वगैरह हो गए, तो उन सब चीज़ों को ये जो होते थे वो मिडिल क्लास में होते थे, और इनका जीवन भी सही था, बिल्कुल संतोषजनक था। और तीसरा वर्ग आता है जिसमें निम्न श्रेणी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, और जिसमें प्रमुख दास सम्मिलित थे। दास लोग हो गए, श्रमिक हो गए, मजदूर वगैरह हो गए। दासों का जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ जी रहे थे वो अपनी ज़िंदगी, लेकिन हम्मुराबी के काल में उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया जाता था। हम्मुराबी का काल जब हुआ था, ये भी एक स्टोरी है अलग से, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है ज़्यादा। तो हम्मुराबी का काल जब शुरू हुआ था तो उसमें कठोरता का जो व्यवहार था उन्होंने नहीं किया था उस टाइम पे, लेकिन इनकी जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा ख़राब भी थी।
अब आता है भोजन, वस्त्र और आभूषण। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो अपने भोजन में गेहूं हो गया, जौ हो गया, जो कि रोटी वगैरह बनाना इन्होंने शुरू किया था कि खाते वो जो और गेहूं की रोटी वगैरह खाते थे मेसोपोटामिया के लोग। दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग भी करते थे। वह खजूर से आटा बनाते थे और चीनी और पीने के लिए शराब तैयार करते थे। वह मांस मछली का भी सेवन करते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो सूती, ऊनी और भेड़ की खाल के बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो भेड़ की खाल होती थी उससे बने वस्त्र भी बनाते थे। ऊनी वस्त्र हो गए, उनसे बने हुए कपड़े वो पहना करते थे। और पुरुषों के वस्त्रों में लुंगी ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी। और उच्च वर्ग की जो स्त्रियाँ थी वो विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। विलासिता का मतलब कि ऐशोआराम की ज़िंदगी जो होते हैं वो भी जीती थी। और सोने चांदी के आभूषण भी प्रयोग में लाए जाते थे। आभूषणों में हार हो गया, कंगन हो गया, बालियाँ हो गई, ये सब इन्वॉल्व होते थे जिनका स्त्रियाँ रुचिपूर्वक प्रयोग करती थी। ये लोग बहुत ज़्यादा, जो वहाँ की स्त्रियाँ थी वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करती थी, जो ज्वेलरीज वगैरह ज़्यादा पहना करती थी। आवास मतलब कि शहरीकरण जिसे बोलते हैं, कि वहाँ के लोग किस प्रकार से रहते थे, कैसे रहते थे। यहाँ के लोग रहने के लिए पक्की ईंटों के मकान जो थे वो बनाते थे। और ईंटें जो होती थी वो चिकनी मिट्टी के बने हुए होते थे। और मकानों का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों के समान थी। ये जो कंपेयर किया गया था, मैंने पहले भी बताया था कि जो मोहनजोदड़ो का भौगोलिक स्थिति में बताया था मैंने, कि मोहनजोदड़ो की जो नालियाँ वगैरह थी और हड़प्पा की जो नालियाँ वगैरह थी वो भी मेसोपोटामिया की तरह ही वहाँ के नगर वगैरह बने हुए थे। और यहाँ तक कि वहाँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो लिपि वगैरह भी देखी गई है तो वो भी मेसोपोटामिया की लिपि से कई मैच भी करती है, काफ़ी हद तक मैच भी करती है। तो वहाँ के जो नगर थे वो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही वहाँ के नगर थे। और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो सुंदर मकानों को और सुंदर बनाते थे। मकानों को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते थे। और मकानों की दीवारों पर उभरे हुए चित्र भी बनाए जाते थे, कि मकानों की दीवारों पर जो चित्रकारियाँ वगैरह भी ये लोग किया करते थे। ये था मकान के आवास वगैरह, या एक प्रकार से देखा जाए कि जो उनका शहरीकरण था, कि उनका शहर किस प्रकार से उन्होंने बसना शुरू किया गया था। और यहाँ तक कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह इन्होंने जो नालियाँ वगैरह थी, इनका गंदा पानी जो निकलता था, इनकी जो गलियाँ होती थी वो भी समकोण पर काटती थी। और यहाँ तक कि इनकी जो नालियों का गंदा पानी होता था वो बड़े से गटर में जाकर ही सिम होता था। और जो अब आता है समाज में नारी का स्थान, कि सामाजिक स्थिति वहाँ की कैसी थी, कि समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान मिलता था और एक पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और राज परिवारों तक ही सीमित थी। जो राज परिवार के लोग थे वहाँ की ही लेडीज़ वगैरह जो थी वो पर्दा करती थी। दहेज का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा था, किंतु विवाह में पिता से प्राप्त दहेज पर वधू का ही अधिकार होता था। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल वाले ही उन पर अधिकार जमाए। जिस लड़की को दहेज दिया गया है उनका ही उसी लड़की का अधिकार उसमें होता था। विधवा को पति की संपत्ति बेचने का अधिकार था। और वेश्यावृत्ति और बहुविवाह की प्रचलित थी। ये जो वेश्यावृत्ति है और बहुविवाह है ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रचलित था। अब आता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका धार्मिक जीवन कैसा था, कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसका धार्मिक जीवन बहुत ही उच्च कोटि का था। और इस समाज के लोगों का अनेक देवी देवताओं में विश्वास भी था, कि विभिन्न प्रकार के जो देवी देवताएं हैं उनमें ज़्यादा ये जो थे बिलीव करते थे। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उनके प्रमुख देवता के नाम इसमें दे रखे हैं। जो पहला है सूर्य देवता, जिसे शमाश के नाम से जानते हैं, और एनलिल जिसे वायु देवता बोलते हैं, नन्नार चंद्र देवता को, अनु आकाश देवता को। तो जो ये देवता वगैरह हैं इनको नाम वहाँ पे इन्हीं नामों से इनको बुलाया जाता था। मेसोपोटामिया के लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी चढ़ाते थे। जो देवी देवताएं हैं उनको प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि भी इन्होंने ये जो थे वो देते थे। और मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक नगर में एक प्रधान मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर का देवता नगर का संरक्षक माना जाता था।
मतलब कि जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के अंतर्गत ये बताया गया था, हर एक नगर में एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर का देवता कौन होता था, नगर का संरक्षण माना जाता था। जो उस मंदिर का जो देवता होता था, ऐसा वो ये मानते थे, इन सब चीज़ों पे यकीन करते थे कि उस मंदिर का जो देवता है वो पूरे नगर, उस नगर का संरक्षक मानते थे उन्हें, कि वो उस नगर को सुरक्षित रखेगा। और इस सभ्यता के लोग जो थे अंधविश्वासी होते थे और इस सभ्यता के लोग जो थे वो भूत प्रेत में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, जादू टोना को ज़्यादा मानते थे, ज्योतिष वगैरह और भविष्यवाणियों पर ज़्यादा विश्वास भी रखते थे। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे। वो लोग जादू टोना वगैरह को, भूत प्रेत को ज़्यादा मानते थे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास भी रखते थे। और इस सभ्यता में नगर के संरक्षण देवता के लिए नगर में किसी ऊंचे स्थान पर बने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता था और इस मंदिर को जगुरत कहा जाता था। तो मतलब कि इस सभ्यता में रहने वाले जितने भी लोग थे, वहाँ पे जो नगर के संरक्षण देवता के लिए इन्होंने जो एक स्थान बनाया था, एक चबूतरे पर, ऊंची स्थान पर ही कोई एक चबूतरा बना दिया जाता था और वहाँ पर ही मंदिर का निर्माण कर दिया जाता था और इसी मंदिर को जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत उनको बोलते थे कि जहाँ पे मंदिर का निर्माण किया जाता है। आज भी देखा गया है कि जिस भी मंदिरों का निर्माण किया जाता है वो ऊंचे स्थान पर ही रखा जाता है, ऊंचे स्थान पर ही मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो इसीलिए मेसोपोटामिया में भी जो है वो मंदिरों का निर्माण किया जाता था किसी ऊंचे स्थान पर, चबूतरे पर बने जो थे वो संरक्षक देवता के लिए उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया था। तो ये थे धार्मिक विश्वास। इन्होंने ये कहा था कि मंदिर का देवता जो है वो सुरक्षित रखेगा पूरे नगर को। तो उनका ये भी विश्वास था। अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा डूबे हुए थे, ये भविष्यवाणियों में, ज्योतिषों में बहुत ज़्यादा ये विश्वास रखते थे। तो ये था धार्मिक जीवन के बारे में कि मेसोपोटामिया के लोगों का धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा था। और यहाँ तक कि लेखन कार्य, व्यापार और जो भी उनकी स्थिति वगैरह थी, कृषि वगैरह, उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम किस प्रकार से किया, तो मैंने ये बता दिया। और एग्जाम में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। और कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड करके लिखना चाहें तो बुक में से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्या टॉपिक आपको लिखना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।